This is Rajesh Narukar, Assistant Professor History, Common College Kekdi, Rajasthan. This video is a lecture on sources of medieval Indian history. इस लेक्चर का विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इस टॉपिक में तीन कीवर्ड्स हैं, मध्यकालीन भारतीय, इतिहास और तीसरा कीवर्ड है स्रोत। इतिहास शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और अस। यानी अगर इतिहास का संधि विच्छेद किया जाए तो इसमें तीन शब्द हैं, इति जमा ह जमा अस। इति से मतलब है ऐसा, ह से मतलब है निश्चित रूप से, और अस धातु का मतलब है हुआ था। यानी इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। And that is what actually history is. History is always a set of facts, and therefore we have definite evidences for history. दूसरा प्रमुख शब्द इसमें है मध्यकालीन भारतीय। किसी भी राष्ट्र के इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास एवं आधुनिक काल का इतिहास। History of a country is divided basically into three major categories: ancient history, medieval history and modern history. और भारत के संदर्भ में ये डिवीजन अधिक सरल है। सिंधु घाटी की सभ्यता से भारत के प्राचीन काल का इतिहास प्रारंभ होता है। तुर्कों के आगमन से माना जा सकता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास प्रारंभ होता है, और भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन से आधुनिक काल का इतिहास प्रारंभ माना जाता है। तो ये मध्यकाल भारतीय इतिहास मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य एवं मुगल अंपायर। तीसरा कीवर्ड इस टॉपिक में है, जो कि इस पूरे टॉपिक का ही मेन वर्ड है, वो है स्रोत यानी सोर्सेस। जैसा कि अभी बताया गया था कि हिस्ट्री हमेशा प्रमाणित जो तथ्य हैं उन्हीं पर आधारित होती है, और इसीलिए ये आवश्यक है कि इसके स्रोत जो हैं वो वेल डिफाइंड हो। उन स्रोतों के बारे में जानकारी ली जाएगी जिनसे मध्यकाल के इतिहास के बारे में जानकारी हो सकती है। So we will deal with the sources by which we can make a study of medieval Indian history. The sources for the study of history can broadly be divided into three categories: the literary sources, the accounts of foreign travelers, and the archaeological sources. इतिहास के विभिन्न स्रोतों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत एवं पुरातात्विक सामग्री। साहित्यिक स्रोत की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। ऐसा साहित्य जो इतिहास की दृष्टि से लिखा गया हो या जिसमें अधिकतर तथ्य प्रमाणित हों या उनका संबंध अगर इतिहास से है, यानी मूलतः इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटरेचर इज हिस्ट्री, यानी विषय वस्तु अगर उसकी इतिहास है, तो ऐसे स्रोत को हिस्टोरिक सोर्सेज में गिना जा सकता है और वो ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं। विभिन्न भाषाओं में अलग अलग साहित्य लिखा जाता रहा है, और अगर किसी भी प्रकार के साहित्य के अध्ययन से इतिहास की कोई जानकारी मिल सके, यानी अगर विषय वस्तु कोई अन्य भी है लेकिन इतिहास की कोई जानकारी अगर किसी साहित्य से मिल रही है,
तो उसे अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक साहित्य की रचना भी प्राचीन काल से ही भारत में की जाती रही है या अन्य स्थानों पर भी की जाती है। तो ऐसा साहित्य जिसका मूल धर्म है, लेकिन अगर उसके अध्ययन से इतिहास के संबंध में कोई जानकारी मिले तो उसे साहित्यिक स्रोत के धार्मिक स्रोत में शामिल किया जा सकता है। बेसिकली the literary sources can be historic, semi-historic and religious. If the subject matter is history, then it is considered a historic source, and if the subject matter is related to some other aspect, but we are able to make out some history or bring out some parts from it which can be of historic significance, then the category is semi-historic। और अधिकतर साहित्य जो कि लिखा गया है उसमें किसी भी काल के जो सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक चीजें अगर उससे हमें ज्ञात होती हैं तो उसे निश्चित रूप से इस कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। ऐतिहासिक साहित्य में जो उदाहरण हैं उनमें आईने अकबरी को शामिल किया जा सकता है। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत को शामिल कर सकते हैं और इसी प्रकार से अन्य प्रकार का साहित्य इस कैटेगरी में शामिल है। अलग अलग समय पर कई विदेशी यात्री विभिन्न कारणों से भारत आते रहे हैं। ये कारण धार्मिक भी हो सकते हैं या फिर मध्यकाल में जिस प्रकार से नए नए क्षेत्रों में जाना हो रहा था उसके अंतर्गत भी कुछ विदेशी यात्री अलग अलग समय पर भारत या अन्य जगहों पर आते जाते रहे हैं और इसीलिए उनके द्वारा लिखा गया जो वृत्तांत है वो ऐतिहासिक स्रोत का दूसरा पॉइंट हो सकता है। मीन्स the accounts of foreign travelers can also be considered a source of history where different foreign travelers came to India or were traveling anywhere in the world, and if they have mentioned anything about that period, then this can be considered as a source of history। इसमें मध्यकाल में मार्को पोलो, इब्न बतूता आदि यात्रियों के वृत्तांत सम्मिलित किए जा सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत इतिहास को जानने का हो सकता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व से अर्थ है जमीन की खुदाई के दौरान जो भी वस्तु मिलती है और जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व होता है तो उसे पुरातात्विक सामग्री में शामिल किया जाता है। और ऐसे समय के लिए मुख्यतः प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए जब लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं था उस समय पुरातात्विक स्रोतों का बहुत अधिक महत्व है और इसके संबंध में एक पूरा डिपार्टमेंट है और भारत में जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो द सोर्सेज which come out by digging the earth are considered under archaeological sources, and they are considered very important because in the ancient part of history or even in later ages when we feel like there is a shortage of sources, then archaeological sources play a prominent role। तो मुख्यतः इतिहास को जानने के ये विभिन्न स्रोत हो सकते हैं। किसी भी समय के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत साहित्यिक स्रोत को माना जाता है क्योंकि यह लिखित में होते हैं और इनकी जानकारी स्पष्ट होती है।
भारत में मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उस समय अधिकतर साहित्य अरबी एवं फारसी भाषा में लिखा गया था, और क्योंकि यह साहित्य उन लोगों के द्वारा लिखा गया था जो सीधे शासन से जुड़े हुए थे, या जिनकी जानकारी ऐसे लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई थी जो उस समय थे, इसीलिए इस प्रकार के स्रोत को प्रामाणिक माना जा सकता है। लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि क्योंकि ये अधिकतर लोग प्रशासन के या शासक के अधीन थे, तो इसीलिए इनके द्वारा दी गई जानकारी को पूर्णतः निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। काल के साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है: सल्तनत काल के साहित्यिक स्रोत एवं मुगल काल के साहित्यिक स्रोत। सल्तनत काल के साहित्यिक स्रोतों में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनमें तारीख उल हिंद सम्मिलित है, जिसके लेखक अल-बरूनी थे। अल-बरूनी अरबी, फारसी, ख्वारिज़मियन एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे और महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। उन्होंने भारत में रहते हुए हिंदू धर्म, दर्शन और संस्कृत का अध्ययन किया, और सल्तनत काल के इतिहासकारों में अल-बरूनी का महत्वपूर्ण स्थान है। यामिनी या तारीख यामिनी मोहम्मद अल-उतबी के द्वारा रचित है। हालांकि यह रचना साहित्यिक दृष्टि से की गई थी और इसमें विस्तृत विवरण का भी अभाव पाया जाता है। इसमें तिथियों की जानकारी भी कम है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से मध्यकाल के इतिहास को जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। के रचनाकार मिन्हाज उस सिराज थे और प्रारंभिक काल से लेकर लगभग 14वीं शताब्दी तक के इतिहास को जानने के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत है, और इससे हमें सल्तनत काल के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचित है, जो मोहम्मद तुगलक एवं फिरोज तुगलक के समकालीन थे। उन्होंने अपनी ये रचना फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की है। उल मासीर हसन निजामी के द्वारा रचित है, और यह पुस्तक मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति के बारे में बताती है। इसमें इल्तुतमिश के प्रारंभिक कार्यों का भी वर्णन है, और अजमेर नगर की समृद्धि एवं उस समय की स्थिति के बारे में भी यह पुस्तक प्रकाश डालती है। खज़ाए उल फुतूह के रचनाकार अमीर खुसरो थे, जिन्हें भारत के फारसी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस पुस्तक को तारीखे अलाई के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की विजयों एवं उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का वर्णन है। अमीर खुसरो ने इसके अलावा मिफ्ताह उल फुतूह, तुगलकनामा और अन्य साहित्य की भी रचना की। तारीखे सिंध के रचनाकार मीर मोहम्मद मासूम थे, और इस पुस्तक को तारीखे मासूमी के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के शासनकाल तक का वर्णन किया गया है। फुतुहात एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है
विजय, फुतुहाते फिरोज शाही सुल्तान फिरोज तुगलक की आत्मकथा है, जिसमें फिरोज ने अपने कार्य एवं आदेशों के संबंध में लिखा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह पुस्तक वास्तव में फिरोज तुगलक के आदेशों का संग्रह मात्र है। फुतुह उस सलातीन की रचना अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा की गई थी, जो मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। चचनामा मौलिक रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था एवं फारसी में इसका अनुवाद मोहम्मद अली कूफी ने किया था। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले एवं उसके बाद के सिंध का संक्षिप्त इतिहास है। मुबारक शाही की रचना अहमद सरहिंदी के द्वारा की गई थी एवं मोहम्मद गौरी से लेकर सैयद वंश के शासकों का इतिहास जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है और सैयद वंश के इतिहास की जानकारी के लिए यही सबसे प्रमुख समकालीन ग्रंथ माना जाता है। तारीख शाही की रचना अहमद यादगार के द्वारा की गई थी और इस पुस्तक को तारीख सलातीन अफगानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अफगान शासकों के बारे में जानकारी दी गई है। मखजन ए अफगानी की रचना नियामतुल्लाह के द्वारा की गई थी एवं इस पुस्तक में बहलोल लोदी से लेकर इब्राहिम लोदी तक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। अभ्यास के लिए प्रश्न। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोत कौन से हैं? इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है? सल्तनत काल में लिखी गई किन्हीं भी 5 रचनाओं के बारे में बताइए। फिरोज तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम था?